मेरा देश मेरा गांव यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। तो आज पहुंचे भिवानी विधानसभा क्षेत्र के अंदर। तो एक नाम भिवानी के अंदर छाया हुआ है, नाम है विवेक बंसल। तो आज उनके पास पहुंचे हैं। तो विवेक जी, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। आपका बहुत बहुत हार्दिक आभार और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। तो आपने मन बनाया कि अब की बार चुनाव लड़ेंगे जी, तो आप जनता के बीच में क्या मुद्दे लेके पहुंच रहे हो कि जनता आपको भरोसा करे और आपकी आवाज को बुलंद करे कि आपको इलेक्शन में आए और आपको वोट करे। कि इस बार चुनाव लड़ने का मन बनाया है जी और पार्टी नेतृत्व अगर मौका देगा तो डेफिनेटली हम जनता की सेवा के लिए, भिवानी के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। जी पिछले 10 सालों में बहुत सारे काम हुए हैं, जी लेकिन कुछ बेसिक मूलभूत मुद्दे हैं जी जो मुझे लगा कि जनता के बीच उनको लेके जाना चाहिए। जी और अगर हमारी सरकार दोबारा बनती है जी तो हम डेफिनेटली उन मुद्दों पे काम करेंगे। जी बिजली पानी की कुछ इलाकों में समस्याएं हैं। जी पहले तो ऐसी स्थिति थी पिछली सरकारों में कि गांव में 2-2 दिन बिजली नहीं आती थी। जी। कई गांव में तो ऐसा सिस्टम था कि एक दिन आएगी, एक दिन नहीं आएगी। तो क्या भिवानी विधानसभा क्षेत्र के अंदर अकेला भिवानी शहर ही आता है या कुछ गांव भी आते हैं इसके अंदर, जो आप बता रहे गांव की बात? भिवानी शहर के अंदर मेरे हिसाब से करीबन 50 to 60% वोटर हैं। जी 40% वोटर गांव में हैं। जी तो हमारे करीबन 28-29 गांव जो है हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में है। जी। 4 ढाणियाँ हैं यहाँ पे। जी जी तो वहाँ भी अभी हमने जाना शुरू किया है धीरे धीरे, जी और वहाँ की जनता से भी बात होती है। जी तो कुछ उनके भी बहुत बेसिक मुद्दे हैं, जी जी जैसे बसों की संख्या गांव में बढ़ाई जानी चाहिए जी जी ताकि आवागमन में कोई दिक्कत ना हो। जो छात्र आते हैं पढ़ने के लिए शहर के अंदर, जी उनके लिए यातायात सुविधा फ्री हो। जी जी इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो तैयारी कर रहे हैं जी सरकारी नौकरियों की। तो जी। यहाँ शहर में प्राइवेट लाइब्रेरियाँ हैं, जी लेकिन जो बच्चे आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं जी उनके लिए फ्री लाइब्रेरी की एक व्यवस्था होनी चाहिए। जी और जिन बच्चों को जो दूर के गांव से आते हैं, जिनको शहर में रहना है, जी ऐसे बच्चों के लिए शहर में रहने के लिए एक छात्रावास की व्यवस्था हो जी जो निःशुल्क हो। जी ये कुछ बेसिक मुद्दे हैं। गांव में थोड़ी बिजली की समस्या गर्मी के समय थोड़ी ज़्यादा रहती है क्योंकि अवेलेबिलिटी कम रहती है, तो उसमें भी सुधार हो ऐसा लोगों की अपेक्षा है। तो केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार में कौन सी योजना समान है जिससे वही जनता बीजेपी को वोट करे? जैसे उन्होंने इसमें लोकसभा में तो वोट किए हैं, तो विधानसभा में भी आपको वोट मिले। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो मुझे लगता है कि जब केंद्र और प्रदेश में समान सरकार होती है, एक ही पार्टी की सरकार होती है, तो उसके बेनिफिट मिलते हैं। जी उदाहरण के तौर पे आप ये समझ लीजिए कि कांग्रेस के कई ऐसे राज्य हैं जहां पे उन्होंने आयुष्मान भारत योजना को लागू नहीं किया, जी जबकि हरियाणा के अंदर आयुष्मान भारत योजना को लागू किया गया, जिसमें 5 लाख तक का मुफ्त का इलाज मिलता है। जी साथ ही हरियाणा सरकार ने अपनी तरफ से चिरायु योजना चलाई, जिसमें और 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस क्लेम आपको मिलता है। ऐसे ही हर घर जल योजना है। पहले गांव में आपने देखा होगा कि पानी नहीं पहुंचता था, लोग टंकियों पे जाते थे, डिग्गी पे जाते थे वहाँ पानी भरने के लिए। जी लेकिन अब हर घर में जल पहुंच रहा है, हर घर में नल पहुंच रहा है। फिर प्रधानमंत्री अन्न योजना है, जी जी गरीब परिवारों को 5 किलो तक अनाज जो है मुफ्त मिल रहा है। जी पिछली सरकारों में ऐसा होता था कि अनाज सड़ जाता था और सड़ने के बाद उसको शराब कंपनियों को बेच दिया जाता था। तो ये परिस्थितियाँ थी। बहुत सारे चेंजेज हुए हैं। भिवानी में ही आप देख लीजिए, मेडिकल कॉलेज आज बन रहा है। किसी ने सोचा नहीं था भिवानी में मेडिकल कॉलेज बनेगा। जी बाईपास बन रहा है, तो भारी वाहन जो शहर में प्रवेश होते थे अब नहीं होते। फिर कोई भी रोड पे आप निकल जाइए, अब उसको 4 लेन किया जा रहा है, एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं सरकार के द्वारा। बहुत सारे विकास के कार्य चल रहे हैं। झज्जर में एम्स बन गया है, रेवाड़ी में प्रधानमंत्री जी ने एम्स बनाने की योजना पे काम उनका अनाउंस उसको कर दिया है और उसका काम भी शुरू हो गया है। जी जी ऐसे ही रेलवे की इलेक्ट्रिफिकेशन 95% तक पूरी कंट्री में इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है। तो धीरे धीरे ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जिन पे काम चल रहा है। प्रदेश सरकार भी काम कर रही है। यहाँ पे तो हमने डिजिटल इंडिया की बात करी तो प्रदेश सरकार ने 5.5 लाख से ज़्यादा टैबलेट हरियाणा के अंदर फ्री बांटे स्टूडेंट्स को। तो बहुत सारी योजनाएं हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं
जिन पे सरकार काम कर रही है और आगे भी काम करती रहेगी। ये नहीं है कि पिछले जो 10 साल कांग्रेस की सरकार रही उसमें कितना क्षेत्रवाद था, ये जनता भली भांति जानती है। विकास जो है एक जगह पे आके रुक जाता था, दूसरे जिले में बढ़ता ही नहीं था। लेकिन समग्र विकास जो हरियाणा का हुआ है वो केवल भाजपा की सरकार में हुआ है। तो कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी लोकतंत्र की हत्या कर रही है। देखिए, लोकतंत्र की हत्या तो किसने करी थी? 1985 में क्या 1975 में क्या हुआ था इमरजेंसी के समय, ये देश की जनता भली भांति जानती है। 1984 में दिल्ली के अंदर सिखों के साथ क्या हुआ, ये सब लोग जानते हैं। जी छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने एक व्यक्ति पे देशद्रोह का मुकदमा केवल इसलिए लगा दिया था क्योंकि उसने बिजली जाने की शिकायत करी थी। जी 12,000 सेडिशन चार्जेस लगाए गए थे। जी 8,000 केस एक दिन में दर्ज किए गए थे। जी और जब उस समय के गृह मंत्री जी से पूछा गया, पी चिदम्बरम जी से, कि आपने इन लोगों पे केस क्यों लगाए, तो उन्होंने कहा था दे ऑल आर एंटी नेशनल्स। जी। तो वो पार्टी आज लोकतंत्र की हत्या की बात कर रही है, बड़ा ही हास्यास्पद है। तो कांग्रेस नेता बोल रहे हैं कि भाई जातिगत गणना जो जनगणना है वो होनी बहुत जरूरी है। ये हरियाणा के अंदर की बोल रहे हैं या सेंटर के बारे में पूरी बात की बोल रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये है, जातिगत जनगणना से भाजपा का कोई विरोध नहीं है। जी समय आने पर जातिगत जनगणना होगी और इसका निर्णय पार्टी करेगी। पार्टी के प्रवक्ता, पार्टी के जो आधिकारिक लोग हैं वो जवाब देंगे। जी लेकिन मेरा सवाल तो कांग्रेस से ये है कि जातिगत जनगणना बंद किसने करी? जी 1950 में नेहरू जी ने करी, जी। जिस समय इलेक्शन भी नहीं होते थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी। किस लिए करवाए गए थे, क्या रीजन था? वो तो अब नेहरू जी आज है नहीं। जी जी तो इंदिरा जी ने करी। इंदिरा जी ने तो कहा था कि जात पे ना पात पे, इंदिरा जी की बात पे वोट पड़ेगा हाथ पे। उस समय तो कांग्रेस का ये नारा था। तो फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि भाई अगर जात पात की जनगणना कर दी तो हर जाति का एक ना एक कैंडिडेट उड़ जाएगा तो उसी को वोट मिलेंगे, तो इसके कारण नहीं करवाई होगी। देखिए, लोकतंत्र में सबका अधिकार है, हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार है। नहीं नहीं, जैसे आपने बताया कि भाई जातिगत जो जनगणना थी उसको रोका, तो इसीलिए तो रोका होगा कि भाई एक ही जाति का जहां पर बोलबाला है, जहां पर उनका वो है, तो वही उसी तबके का वोट उसी को जाएगा। तो ये चीज भी तो उसमें देखिए, भाजपा ने तो इन चीजों का हमेशा विरोध किया है। जी आप देख लीजिए, हरियाणा के अंदर ही जिस प्रकार से हमारे मुख्यमंत्रियों का चुनाव हुआ, चाहे मनोहर लाल खट्टर जी थे, चाहे हमारे नायब सिंह सैनी जी हैं, जी जी, भाजपा ने कभी भी जाति की बहुलता को ध्यान में रख के कभी निर्णय नहीं लिए। जी जी ये हमेशा कांग्रेस का काम रहा है, जी। जाति पाति में लोगों को बांटना, जाति के आधार पर निर्णय लेना। इससे देश पीछे जाएगा, इससे देश आगे नहीं बढ़ सकता। मेरा व्यक्तिगत मानना ये है, मैं तो जितने लोग मेरे यहाँ मिलने आते हैं या मैं जिन लोगों से मिलता हूँ, मैंने तो कभी नहीं पूछा कि उनके नाम के पीछे क्या लगा है। जी। हम इस चीज़ में विश्वास ही नहीं करते। और अगर देश का विकास करना है तो आपको जात पात से ऊपर उठकर काम करना पड़ेगा। जात पात से किसी का भला नहीं है, ना समाज का ना देश का। तो कांग्रेस सरकार बोल रही है कि भाई बीजेपी है वो धर्म और जाति को ज्यादा महत्व देती है और उसी के ऊपर ही वो राजनीति कर रही है, जिससे उसको वोट मिलके वो अपनी सरकार बना रही है। देखिए, अभी शिवरात्रि आ रही है जी। बहुत सारे कावड़िए जो हैं वो यूपी में मुजफ्फरनगर से होके आते हैं जी। पहले की सरकारों में जो लोग धर्म की राजनीति का हम पे आरोप लगाते हैं जी। उनको ध्यान होगा, और यहाँ पे जो लोग कावड़ लेके आते हैं उनको भी पता होगा कि किस प्रकार उनके ऊपर हमले होते थे जी। और एक विशेष समुदाय को सरकारों का समर्थन प्राप्त था। जी। आज उन्हीं कावड़ियों के ऊपर फूल बरसाए जाते हैं। जी जी। यही है सामाजिक सद्भाव। जी। हम बीजेपी ने कभी भी या प्रधानमंत्री जी ने कभी भी जी धर्म की राजनीति नहीं की। जी। अगर हमने की होती तो हमारी योजनाओं का लाभ सबको नहीं मिला होता, केवल एक तबके को मिला होता, दूसरा तबका वंचित रह जाता। आज आप जाके देख लीजिए, जिन लोगों के नाम पे कांग्रेस वोट मांगती है सबसे ज्यादा सरकार की योजनाओं का लाभ उसी तबके को मिला है। तो इसमें कोई भी इस जो प्रश्न कांग्रेस उठा रही है इसका कोई आधार नहीं है। तो ये बताता है कि मोदी की गारंटी और विकसित भारत में क्या है? फिर आप बताते हो कि हमें विकसित भारत भी बनाना है। देखिए, आपको मैं उदाहरण देता हूँ। जी। मुंबई में एक ब्रिज है जो समुद्र के ऊपर बना है। जी। बांद्रा वर्ली सी लिंक। जी। उसका काम
शुरू हुआ था अटल जी के समय में, जी और उसको पूरा होते 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 1.5 दशक से ज्यादा बीत गया, जी और तब जाके उसका काम कहीं पूरा हुआ। जी तो सरकारों में नींव कोई और रखता था, इनॉग्रेशन कोई और दूसरी सरकारों में होता था। जी वहीं आज हमारी सरकार में, हमारी सरकार की कमिटमेंट ये है जी कि जिस चीज का शिलान्यास हम करते हैं जी तो उसका उद्घाटन भी हम ही करते हैं, जी। नींव भी हम ही रखते हैं, और फीता भी हम ही काटते हैं। जी जी तो ये होती है मोदी की गारंटी जी जी कि जो हमने कमिटमेंट करी उसको पूरा करना। जी हमने कहा था धारा 370 हटाएंगे, जी हमने हटाई। और आज देश को ये समझने की जरूरत है जी कि धारा 370 के हटने से जी 1.5 से 2 लाख करोड़ रुपया जो जम्मू कश्मीर के विकास के लिए जाता था, जी जो कि विकास की वजह लोगों की जेब, लोग अपनी जेब भरते थे, वहाँ जी के जो नेता थे, चाहे महबूबा मुफ्ती जी हो, चाहे अब्दुल्ला साहब की फैमिली हो, जी जो लोग वहाँ सत्ता में रहे, जिन्होंने वोट बैंक की राजनीति करी, जी उन्होंने कभी जम्मू कश्मीर का विकास नहीं किया। जी जी आपको हमको वहाँ पे जमीन खरीदने की या काम धंधा करने की तो इजाजत ही नहीं थी। जी धारा 370 हटने के बाद एक वहाँ पे आज शांति का माहौल है, जम्मू कश्मीर विकास कर रहा है। जी और देश के अंदर जी जो जम्मू कश्मीर से प्रायोजित घटनाएं जी पूरे देश में होती थी, चाहे दंगा फसाद होता था, बम विस्फोट होता था, जी आज वो सब खत्म हो चुका है। पिछले 10 साल में मोदी जी के कार्यकाल में पूरे देश में जी कहीं भी एक भी ऐसी घटनाएं नहीं हुई है। पहले तो बसों में जाते थे, ट्रेन में जाते थे, तो ये लिखा होता था कि कृपया अपनी सीट जांच लें, उसके नीचे बम हो सकता है। जी जी तो भाई बम तेरे प्रधानमंत्री की सीट के नीचे क्यों नहीं हो सकता था? जी 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 पहले कहाँ 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 बम ब्लास्ट नहीं हुए? दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर हुआ, जी बॉम्बे बेकरी में हुआ, जी जी पुणे में बम ब्लास्ट हुए, बेंगलोर में बम ब्लास्ट हुए, अहमदाबाद में हुए, अक्षरधाम पे बम ब्लास्ट हुआ। कौन सा देश का हिस्सा था जहां ये चीजें होती थी? नहीं होती थी। आज प्रधानमंत्री जी के 10 साल के शासनकाल में आप बताइए, क्या सुरक्षा का माहौल नहीं है? जी क्या इस देश में बस बम धमाके हो रहे हैं? जी बहुत सारी चीजें हैं जिन लोगों को 10 साल पहले का जो कार्यकाल था, किस प्रकार से कहीं निकलने का ही मन नहीं करता था, ना सड़कें थी, ना कोई कूड़ा करकट की व्यवस्था थी, ना कोई सरकारों की बिल्डिंगों में कोई सुविधाएं थी, ना हॉस्पिटल थे, ना मेडिकल कॉलेज ढंग के थे। बहुत सारा देश में बदलाव आया है। रेलवे में आप देख लीजिए, वंदे भारत जैसी आज मॉडर्न ट्रेनें चल रही हैं, जी बेहतर से बेहतर सुविधाएं दे रहे हैं, हर स्टेशन का रीडेवलपमेंट हो रहा है। बहुत सारे बदलाव देश में आ रहे हैं, देश देख रहा है, देश जानता है, और इसलिए तीसरी बार मोदी जी को बहुत बड़ा बहुमत हासिल हुआ है। और आगे भी मुझे लगता है कि अगले 50 साल तक जिस प्रकार से विकास देश का हो रहा है, भाजपा को ही जनता वोट करके वापस सत्ता में लेके आएगी। धन्यवाद। विवेक जी, आपसे बात कर